बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हीमोस्टेसिस। और इसका कौन सा टॉपिक होने जा रहा है? ये है होमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 3। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो लाजमी देख लीजिए। और ख़ास तौर पे मैंने इसमें बताया था कि ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है। पार्ट 1 में मैंने पूरा तफसील बता दी है। ख़ास तौर पे पार्ट 1 लाजमी देखना है कि लगभग 15 वीडियोज़ इसके ऊपर बनेंगी, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है अभी, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर हमने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया। उसका नाम मैंने लिखा था ज़िद्दी बच्चे आगे आ जाएं, क्योंकि हल्के बच्चों के लिए टॉपिक्स नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सॉरी, मैं इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया दूसरी वीडियो बनाने में, इसका पार्ट 3 बनाने में, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी। आवाज़ से भी अभी आपको लग रहा होगा, अल्लाह की रहमत से भी काफ़ी बेहतर हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। ये कौन सा टॉपिक है? अब इसको देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रा देख लें। पार्ट 1 में तो मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया सारे टॉपिक्स का, ठीक है। और पार्ट 2 जो था ये था हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन से मुताल्लिक। ऑस्मो रेगुलेशन से मुताल्लिक ये था, ये क्विक रिव्यू करना ज़रूरी है। पार्ट 2 के अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन की बात हमने की थी, यानी कि, और इसमें हमने क्या क्या देखा था? ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर हमने देखा था कि एनिमल्स जो पानी के रहने वाले हैं और एनिमल्स जो ज़मीन के रहने वाले हैं। फिर पानी के रहने वाले एनिमल्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मैरीन के रहने वाले, समुद्री पानी के रहने वाले, सी के रहने वाले एनिमल्स, और फ्रेश वाटर के एनिमल्स। इनको 2 कैटेगरी में अलग अलग हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद लैंड पे हमने देखा था कि लैंड पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कैसे जो है वो रहते हैं। देखिए, सेंट्रल आइडिया ज़रा होमोस्टेसिस का अपने जहन में रखिएगा, आप वो मत भूलिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब ये था हमारा कि पानी, बात यह है कि अगर एनिमल्स पानी में रहने वाले हैं तो वहाँ वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। अगर एनिमल्स ज़मीन पर रहने वाले हैं तो वो वहाँ कैसे सरवाइव कर रहे हैं, पानी पॉइंट ऑफ व्यू से। पानी जिस्म की ज़रूरत भी है, ये मत भूलिएगा। और इसके अलावा पानी ज़रूरत है, लेकिन सेंट्रल आइडिया क्या है उसको समझें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो भी नुकसानदेह है। मिनरल सॉल्ट्स उसके साथ तो लाजमी होंगे, जहाँ पानी होगा मिनरल सॉल्ट्स की बात होगी, उसकी मिकदार भी बराबर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो गई तो वो भी नुकसानदेह है, कम हो गई तो ये भी नुकसानदेह है। ऑस्मो रेगुलेशन का जो पार्ट 2 है हमने जो किया डिस्कस, उसका सेंट्रल आइडिया ये था कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बैलेंस्ड हों। क्या क्या चीज़ें? एक पानी वाटर, दूसरा मिनरल सॉल्ट्स। इनकी मिकदार दोनों की ना तो बढ़े और ना कम हो, ठीक है। इसको ही बेस बना के हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें हमने क्या क्या देखा था कि 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। एनिमल्स जो कि पानी के ही रहने वाले हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, फ्रेश वाटर के एनिमल्स और हमारे पास मैरीन वाटर के एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स कौन से थे? जो कि खुश्की पर रहने वाले थे, ज़मीन पर रहने वाले थे। ऑस्मो रेगुलेशन का वर्ड जब भी आया आप 2 वर्ड अपने जहन में लेके आ जाएं, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स, ठीक हो गया। उसके बाद ये पार्ट 3 जो है अब जो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हम एक और एस्पेक्ट को देखेंगे जिसमें होमोस्टेसिस आ रहा है, ठीक है, जो कि बैलेंस होना चाहिए। वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिनको हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एनिमल्स की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में पैदा होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए, होमोस्टेसिस का सेंट्रल आइडिया यही है कि आप ऐसी चीज़ों को अपने आप से दूर रखें, ऐसी चीज़ें जो कि आपके निज़ाम के, आपके जिस्म के निज़ाम के, आपके बॉडी के बैलेंस को ख़राब करना चाहते हैं, उनको कैसे जो है उनको ओवरटेक किया जा रहा है, कैसे उनसे बचा जा रहा है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने पहले वाटर और मिनरल सॉल्ट्स की पोजीशन को डिस्कस किया पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को देखेंगे। ये भी तो एक ऐसा फैक्टर है ना, ये भी तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसको डिस्टर्ब करेगा, आपके होमोस्टेसिस को डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी का जो बैलेंस निज़ाम है उसको ये डिस्टर्ब करेगा। तो इसके किन वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल का इंतज़ाम है कोई रिमूवल? बिल्कुल है, क्योंकि होमोस्टेसिस अगर बरकरार रखना है, आपकी बॉडी के निज़ाम के बैलेंस को अगर बरकरार रखना है, तो इन चीज़ों को जो है वो आपकी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। और वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल का जो प्रोसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में पैदा हो रही हैं उनके जो रिमूवल का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। देखिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ, बार बार समझाता हूँ कि जब आपसे कहा जाए, मैं पूछूं ये क्या है, तो टू द पॉइंट जवाब दीजिए, सर ये मार्कर है। ये मत बताइए कि इससे हम लिखते हैं, नहीं, ये मेरा सवाल नहीं। आपसे कोई पूछे एक्सक्रीशन क्या है, आप बता दें ये एक प्रोसेस है। तो कोई पूछे भाई प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंदर तो कोई एक्टिविटी होती है, तो इसमें भी कोई एक्टिविटी हो रही होगी। क्या एक्टिविटी हो रही होगी? आप इसमें बताएं कि इस प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी में पैदा हो रहे हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनके रिमूव होने का ये प्रोसेस है। बस आसान सी ये बात है। अब इसी को हमने सारा डिस्कस करना है यहाँ पर। अच्छा, एक बात तो ये, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते किस किस्म के हैं, ज़रा इनको भी देख लीजिए। स्पेशली हम ख़ास तौर पे जो है वो यहाँ पर एनिमल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल्स हमारा टॉपिक है, प्लांट्स हमारा टॉपिक नहीं है, ये याद रहे। प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम यहाँ डिस्कस हल्का सा कर लेंगे बस इसके साथ साथ, क्योंकि थोड़ी सी उसके अंदर बातचीत की गई है। प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स का बड़ा ही अहम ताल्लुक, यहाँ पर इसको समझ लीजिए। पहले एनिमल्स जो हैं इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस्म से निकलना ज़रूरी है। ज़रा समझिएगा इस बात। एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस्म से निकलना ज़रूरी है, जबकि प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना, प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ भी पैदा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की बॉडी में ही दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि प्लांट्स की बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे हैं, एक स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 में वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, तो स्टेप नंबर 2 में प्लांट की बॉडी के अंदर उनको वो यूटिलाइज हो रहे हैं, वो यूज़ हो रहे हैं, यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट बॉडी के अंदर ही। ठीक है, प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और प्लांट बॉडी के अंदर ही एक दूसरा काम चल रहा है जहाँ पर इनको यूज़ किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ले लीजिए। रेस्पिरेशन का तफसील से हम इस पर बात कर चुके हैं। रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनिमल्स हो या प्लांट्स से 24 आवर्स हो रहा है, इसके बगैर तो गुंजाइश ही नहीं है ना। इसमें क्या पैदा हो रही है? मेन चीज़ है एनर्जी, मेन चीज़ है एनर्जी, जिसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये तो होना ही होना है, ये हर सेल के अंदर हो रहा है, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। इस रेस्पिरेशन के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको ज़रा समझिएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बच्चे समझते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस रात में होता है, दिन में तो होता ही नहीं है प्लांट्स में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, 24 घंटे होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में। तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस दिन में हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये वेस्ट प्रोडक्ट ज़रूर है, लेकिन उसी वक्त प्लांट्स में दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है। किसका हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी तो हो रहा है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ इस्तेमाल हो जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? देखा आपने प्लांट्स का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है। एक तरफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है सारे सेल्स में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे हैं ऑक्सीजन की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है। वही कार्बन डाइऑक्साइड उसी वक्त आगे दूसरे प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज भी हो रही है। ये काम दिन में हो रहा है। रात में क्या प्रोसेस है? क्योंकि रात में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। होता तो है रात में भी, अब ये कैसे होता है ये आपको फिलहाल तो नहीं बता सकता, लेकिन वैसे नहीं होता जैसे कि दिन में होता है, डायरेक्ट सनलाइट होती है। तो बहरहाल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो रात में नहीं हो रहा, सनलाइट नहीं है, तो क्या हो रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब कहाँ इस्तेमाल हो? क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो 24 आवर्स है, सांस लेने का निज़ाम तो 24 आवर्स है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रात में फिर कहाँ जाएगी? अब ये प्लांट्स की बॉडी से बाहर जाएगी, अब इसकी एक्सक्रीशन होगी। समझ आ गई बात? क्योंकि अब ये वेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों?
क्योंकि अब प्लांट में इसका कहीं कोई यूज़ नहीं है। समझ में आ रही है बात। अब एनिमल्स को लें, एनिमल्स में इस कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनिमल्स में भी हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई यूज़ ही नहीं है, इसलिए एनिमल्स के अंदर जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकलना चाहिए। तो हमने देखा था वेस्ट प्रोडक्ट एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा प्लांट्स में और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। आप हैरान होंगे नाम सुन के कि प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। इसकी पिछली वीडियोस में भी मैंने तफसीलात बताई हैं। लेटेक्स है, गम्स हैं, ऑयल्स हैं। ये लेटेक्स हैं, गम्स हैं, ऑयल्स हैं जो प्लांट्स की बॉडी से निकलते हैं, इनको हम इंसान इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपने तो वेस्ट प्रोडक्ट का आपने एक देख लिया, जिसमें दूसरा है नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स क्या हैं? आपको ज़रा मैं एक चीज़ पहले बता दूं, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट। हमारी जो एयर है ना, हमारी जो एयर है, आपको पता है इसका 79% क्या है? 79% नाइट्रोजन गैस है। आपको पता है अल्लाह ताला ने आखिर ये सोचने की बात है कि एयर में हमारा जहन फ़ौरन ये जाता है कि यार एयर जो है हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसमें 21%, इसमें 79% ऑक्सीजन होनी चाहिए ना। तो बच्चों को ही पता है कि ऑक्सीजन सबकी नीड है, पहले एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी, जितने भी एनिमल, ऑक्सीजन के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना। तो ऑक्सीजन एयर में जो है वो 79% होनी चाहिए थी। नाइट्रोजन क्यों है? नाइट्रोजन इसलिए है, ज़रा इसकी तफसील सुन लीजिए। नाइट्रोजन इसके लिए क्योंकि प्लांट्स को नीड है नाइट्रोजन की, प्लांट्स को नीड है नाइट्रोजन की। आगे वीडियोस आ रही हैं, इस पर तफसील से बात करूंगा। तो प्लांट्स को नीड है नाइट्रोजन की, प्लांट्स इस नाइट्रोजन को लेते हैं और उसकी मदद से अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं। प्लांट्स की बॉडी जो बनी होती है ना, वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स की मदद से बनी हुई होती है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है। मिसाल के तौर पर यूरिया को ले लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी। यूरिया को ले लीजिए, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, और क्या हमारे पास NH3, अमोनिया। ये तीनों कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी प्लांट्स को नीड होती है। ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं। और आपको पता है जिनकी नीड होती है प्लांट्स को, वही एनिमल्स के लिए तबाहकुन होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक, जहरीले। यही नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है एनिमल्स के लिए तबाहकुन है, जहरीले हैं। अगर ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हमारी बॉडी में पैदा होने के बाद बॉडी में ही रुक जाएं तो हमारी डेथ हो सकती है, बहुत ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, यही नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। अब इसी से हमारी बॉडी में जो एक प्रोडक्ट पैदा होती है, इसी यूरिया से, यूरिक एसिड से क्या होती है, नाम मिलता जुलता लग रहा है ना, यूरिन। यूरिन नोट्स में डालते रहे सारी चीज़ों को, मैंने कहा था मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो एनिमल्स की बॉडी में यूरिन पैदा होता है ना, पता है आपको। तो यूरिन में क्या होता है? यूरिन में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत डेंजरस है। अब ये यूरिन हमारी बॉडी में बनता कहाँ पर है, ये सारे हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूरिन इंसानों को, पहले इंसान हम है ना, दूसरे एनिमल्स को बाद में देखेंगे। ये यूरिन हमारी बॉडी में कहाँ पैदा होता है, कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वर्बली बता रहा हूँ, इसके ऊपर तफसील आगे आएगी। तो हमारी बॉडी में क्या है, इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, कौन से हैं? क्योंकि हर सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलके बनता है। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन बड़े सिंपल हैं। इसमें आपकी किडनीज आ जाती हैं, 2 किडनीज होती हैं और उनके साथ ट्यूब्स होती हैं। और ये जो किडनीज हैं और इनके साथ जो ट्यूब्स हैं, ये काम क्या कर रही हैं? ये किडनीज जो है वो फिल्टर पेपर का काम कर रही हैं। जैसे कि आप दूध को छानना चाहते हैं, ठीक है, फिल्टर का मतलब छानना। ठीक है, चाय बनाई है आपने, चाय में से पत्ती निकालना चाहते हैं, वो चाय छाननी होती है, जिसको सीव कहते हैं। वो चाय छाननी वो रखते हैं आप, उसमें चाय डाल देते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, छानना। एग्जैक्टली हमारी किडनीज यही काम करती हैं, हमारे ब्लड को छान लेती हैं, हमारे ब्लड को छान लेती हैं, फिल्टर कर देती हैं। और हमारे ब्लड में से क्या चीज़ निकाल लेती हैं? ये सब निकाल लेती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इस सब को फिल्टर आउट कर देती हैं किडनीज। ठीक है, और कैसे फिल्टर आउट करती हैं? जब ब्लड किडनीज में जाएगा नहीं तो फिल्टर कैसे करेंगी किडनीज भाई?
तो एक तरफ से किडनीज में जाने का निज़ाम है ब्लड, और दूसरी तरफ से ब्लड के निकलने का निज़ाम है। ब्लड आता है, फिल्टर होता है और छन के साफ होकर दूसरी साइड से किडनीज से निकल जाता है। और इसमें जो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह या अमोनिया होता है, ये सब कुछ जो है वो छन के पानी में मिक्स होके वाटर के साथ मिलके कौन सी चीज़ बन जाती है आपके उसमें किडनीज में, ये यूरिन बन जाता है। ये यूरिन बन जाता है और उन्हीं किडनीज से यूरिन जो है वो नीचे ट्यूब्स के ज़रिए आ जाता है। नीचे एक पाउच है, एक थैली है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसमें जाके यूरिन जो है वो जमा होता रहता है। और जब आपको नीड होती है हाजित की तो आप यूरिनेट करने वॉशरूम चले जाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये प्रोसेस मैंने इंसानों का पहले सामने रख दिया ताकि आपको ज़रा ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब अगली बात की कि ये आते कहाँ से? अब ये कहीं से तो आते होंगे ना, ब्लड में तो आ गए, लेकिन ब्लड में कहाँ से आए, ये अगला सवाल है। मिटा दूँ इसको। अब ये ब्लड में आए कहाँ से, ये अगला क्वेश्चन है। हमारे फूड को इसको समझना पड़ेगा, फिर आप जो फूड खाते हैं इसको समझना पड़ेगा। आपका फूड जो है वो 7 चीज़ों से मिलके बना होता है कलेक्टिवली। आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें या फिर आप लंच करें या फिर आप डिनर करें, तो ये जो कुछ भी आप खाते हैं, चाहे वो सॉलिड डाइट है, चाहे वो सॉफ्ट डाइट है, चाहे वो लिक्विड डाइट है। सॉलिड डाइट में मतलब रोटी सालन वगैरह हो गए, सॉफ्ट डाइट के अंदर चावल वगैरह खीर वगैरह हो गई, और लिक्विड डाइट के अंदर ड्रिंक्स वगैरह जो आप लेते हैं, दूध है या कुछ भी है। कलेक्टिवली अगर इनको देखा जाए, पानी को कलेक्टिवली फूड को देखें तो ये 7 किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। मैक्रो नहीं कहूँगा, मॉलिक्यूल्स कहूँगा, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के नाम क्या है? इन मॉलिक्यूल्स के नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर जिसको रफेज भी कहते हैं, और वाटर। इनमें से सिर्फ एक मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन, ये प्रोटीन जो क्या है आपसे कोई पूछे ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। दूसरी बात भी आप बता सकते हैं, ग्रुप ऑफ फूड है, आपके फूड का एक हिस्सा है, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल भी है, ये पॉलीमर भी है। इसके कई मतलब हैं। आप ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ फूड, आसान सी बात, पार्ट ऑफ अवर डाइट, हमारी खुराक का हिस्सा है, खुराक का हिस्सा है। लेकिन है क्या खुराक का हिस्सा? तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ दिस, तो आप कहेंगे हमारे स्टेशनरी या ज्योमेट्री बॉक्स का हिस्सा है। तो ये तो बात ना हुई ना, ये तो हिस्सा है, लेकिन ये क्या है खुद, ये तो बताइए। तो आप बोलेंगे ये मार्कर है। इसी तरह प्रोटीन की बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल है, आसान सी बात। मॉलिक्यूल आपको पता है हम किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं। एटम्स के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें ये प्रोटीन जो है वो किस शक्ल में, खुराक में, हमारे खाने में किस शक्ल में आता है? इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में आता है, बड़े मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। डाइजेशन का प्रोसेस होता ही ब्रेक डाउन का है कि वो फूड के लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ के स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोटीन जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन के दौरान। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। अगर हम इजाफी प्रोटीन लेते हैं, हम ऐसी डाइट खाते हैं जैसे कि अंडा है, गोश्त वगैरह है, इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना हम इससे ले लेते हैं। हम इनकी ज़रूरियात क्या क्या हैं ये एक अलग टॉपिक है, वरना वो अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो ये जो है वो एक हद तक आपकी बॉडी यूज़ कर लेती है। जितना यूज़ कर लेती है उसके बाद जो बच जाता है प्रोटीन, उसका क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर लीवर मौजूद है। लीवर ये क्या करता है? जो इजाफी एक्सेस प्रोटीन है इनको ब्रेक डाउन कर देता है। पता है किस चीज़ में ब्रेक डाउन कर देता है? यूरिया में। यूरिया एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको जब लीवर जो है प्रोटीन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद ये यूरिया कहाँ चला जाता है? ये आपके ब्लड में आ जाता है। यूरिया कहाँ आ जाता है? ये ब्लड में आ जाता है। यही ब्लड आगे चला जाता है कहाँ पर? किडनीज़ की तरफ। किडनीज़ में से यही ब्लड घूम के जाता है तो फिल्टर हो जाता है। फिल्ट्रेशन के दौरान किडनीज़ में ये यूरिया नीचे आ जाता है और साफ ब्लड छन के आपकी बॉडी में चला जाता है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये यूरिया असल में आ कहाँ से रहा है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन बॉडी सिस्टम को सामने रख के थोड़ा सा मैंने इसको समझाने की आपको
कोशिश की है ताकि आपको ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे चलते हैं ज़रा आपकी बुक के मुताबिक। अब ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, साथ साथ आपको एक्सक्रीशन का प्रोसेस समझ में आ गया। यहाँ पर दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, पहले भी बताया आपको। केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो लिविंग बॉडीज़ की, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी बॉडीज़ में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये केमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये तफसील शुरू की वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं। कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, एनाबॉलिज्म जो है वो मेक डाउन का प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो है प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, अब आप समझ जाइए कि ये क्या है। ये जो लीवर कर रहा है तो ये क्या है, ये कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म, ये बात जहन में रखिएगा। बच्चे पढ़ते हैं ना, ये कैटाबोलाइज आ जाता है, कैटाबॉलिज्म आ जाता है, तो परेशान होते हैं, पता नहीं क्या है। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? ये भी हो गया, मैंने बता भी दिया। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड, ये भी बता दिया। प्लांट्स मेटाबॉलिज्म को भी मैंने आपको तफसील से बता दिया कि कौन कौन से पैदा हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो है, जब ये मेटाबॉलिज्म होता है, ये कैटाबॉलिज्म होता है, तो उसके बाद ये चीज़ें जो आती हैं, अभी तो आपने पता चल गया ना आपको कि लीवर जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, वो प्रोटीन जो है वो ब्लड में आ जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे एनिमल्स के पास ब्लड नहीं होता, सारे एनिमल्स के पास ब्लड नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे एनिमल्स के पास ब्लड नहीं होता, और सारे एनिमल्स के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो नहीं होता। जैसे कि इंसानों की बात कर रहे हैं, अगर हम आप देख रहे हैं, और किडनीज़ हैं, उनके साथ ट्यूब्स लगी हैं, सारे एनिमल्स में थोड़ी होता है। अब कुछ एनिमल्स को हम देखते हैं इंसान के अलावा, और ये भी देखेंगे कि अगर उनकी बॉडी में ब्लड नहीं है तो ब्लड के अलावा और कौन सी चीज़ है, ये भी देखते हैं। ठीक है भाई, प्लेनेरिया को देख लीजिए पहले। प्लेनेरिया ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करता है। प्लेटीहेलमिन्थस। फाइलम्स का टॉपिक जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है भाई, प्लेनेरिया है और ये प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करता है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, भैया मैं ये भी तो देखेंगे ना। एक्सक्रीटरी आपने इंसान को तो देख लिया, देखिए इंसान की मिसाल मैंने इसीलिए शुरू में रखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमारी बॉडी के अंदर किडनीज मौजूद हैं। प्लेनेरिया जो है इसके अंदर भी तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे होंगे ना, याद रहे। देखिए प्लेनेरिया भी एनिमल है, प्लांट्स की बात नहीं हो रही, एनिमल्स की बात हो। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कौन सा है? इसमें फ्लेम सेल्स कहलाते हैं। फ्लेम सेल्स, ये सेल्स जो हैं वो ये काम करते हैं, किसका किसका काम करते हैं? ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम ही ये होता है फिल्टर करना। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं फ्लेम सेल्स। इनका एक और नाम भी है, प्रोटोनेफ्रीडिया। इनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। अच्छा, इसमें जो है वो है क्या चीज़, मतलब क्या चीज़ ये एक्सक्रीट कर रहे हैं? ठीक है, एक्सक्रीशन किस चीज़ की हो रही है इनके अंदर? हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन हो रही है वो तो यूरिन की हो रही है, इनमें भी हो रही है, लेकिन इनका यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला यूरिन होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका हमारा जो यूरिन है उसमें 96% वाटर है। 96%, 4% सिर्फ जो है ना ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये सिर्फ 4% होते हैं। 96% आपके यूरिन में सिर्फ वाटर होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो होता है प्लेनेरिया का, इनका जो यूरिन है बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, पतला है। इससे आप समझ जाइए कि पानी की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया इसकी मिकदार कम होती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की मिकदार कम होती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये आता कहाँ से? कम्स फ्रॉम अब देखें एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है, हम समझ गए,
ये फ्लेम सेल्स हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया हैं, इनमें जो है वो आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास से टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू फ्लूइड से। किससे आ रहा है? टिश्यू फ्लूइड से। अब टिश्यू फ्लूइड को ज़रा आप समझ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान, देखें बार बार इंसान की एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया कहाँ से आ रहा है? ब्लड से आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड आ रहा है किडनीज में, किडनीज उस ब्लड को फिल्टर कर रही है, ज़रा ये याद रखिए। तो ब्लड आ रहा है और उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड मौजूद हैं। इनके जो सिस्टम है इसमें ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, ब्लड नहीं, टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं। हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड होते हैं, इनके टिश्यू फ्लूइड में जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड होते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड भी ज़रा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वरना पूरा ब्लड का मुझे आपको जो है ना वो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब बताना पड़ेगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुख्तसर बात जो है ना यहाँ पर आप टिश्यू फ्लूइड के हवाले से ज़रा समझ लीजिए। यहाँ मैंने नोट करके रखी हैं सारी चीज़ें। टिश्यू फ्लूइड, हाँ ये लिखा हुआ, फ्लूइड फाउंड इन स्पेसेस अराउंड सेल्स। ये एक फ्लूइड फाउंड इन स्पेसेस अराउंड सेल्स। नोट करते जाइए। फ्लूइड किसको कहते हैं? लिक्विड को कहते हैं। लिक्विड और गैस का मुश्तरका नाम है। जब आपसे कहा जाए फ्लूइड तो आप समझ जाइए कि या तो गैस की बात हो रही है या लिक्विड की बात हो रही है। यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है। तो टिश्यू फ्लूइड है ये कौन सा फ्लूइड है? फाउंड इन स्पेसेस अराउंड सेल्स। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। प्लेनेरिया जो है इसकी पूरी बॉडी भी सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स के दरमियान स्पेसेस मौजूद हैं, यहाँ पर ये फ्लूइड मौजूद होता है, यहाँ पर ये फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। और इस फ्लूइड में, इस लिक्विड में नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आते हैं, वो इन सेल्स से आते हैं। क्योंकि ये बात देखें, आप याद रखिएगा कि कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है इन सेल्स के अंदर हो रहा है, ये मत भूलिएगा आप। तो इन सेल्स के अंदर जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सेल्स से निकल रहे हैं। सेल्स के बाहर कहाँ जाएंगे? ये जो आपको टिश्यू फ्लूइड यहाँ घूम रहा है इसमें चले जाएंगे। अब ये टिश्यू फ्लूइड आगे कहाँ जाएगा? ये टिश्यू फ्लूइड आगे जो है वो ये एक्सक्रीट होगा। किसके ज़रिए एक्सक्रीट होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ज़रिए एक्सक्रीट होगा। कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है प्लेनेरिया के पास? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, ये सेल्स हैं। इन सेल्स का काम ही ये है कि इसमें जब ये टिश्यू फ्लूइड गुजरेगा इन सेल्स में से, तो फिर क्या करेंगे? ये फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया इस फ्लूइड में से किसको निकाल लेंगे? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। ये फ्लूइड आगे चला जाएगा, बिल्कुल जिस तरह हमारी किडनीज में से ब्लड गुजरता है और किडनीज ब्लड में से इसको निकाल लेती हैं, किसको? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को। बिल्कुल इसी तरह ये टिश्यू फ्लूइड जब गुजरता है सेल्स में से, फ्लेम सेल्स में से, तो यहाँ भी यही काम हो रहा होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं। दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास अर्थवर्म की। अर्थवर्म, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं भाई? ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? पहले बता दूं, फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है। एनेलिडा से ये बिलोंग करता है, ठीक है। और इसमें मेटानेफ्रिडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। मेटानेफ्रिडिया, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद कीमती है। मेटानेफ्रिडिया, ठीक है भाई, ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए मेटानेफ्रिडिया। और एक्सक्रीशन इसके अंदर किस चीज़ की हो रही है? किस शक्ल में हो रही है? डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में हो रही है। डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन है इसके अंदर। अच्छा, कम्स फ्रॉम,
अब ये डाइल्यूट यूरिन जो बन रहा है ये कहाँ से आ रहा है, हमें ये देखना है। इंसानों के अंदर कहाँ से आ रहा था, ब्लड से, और प्लेनेरिया के अंदर कहाँ से आ रहा था, टिश्यू फ्लूइड से। इसके अंदर एक दूसरा फ्लूइड होता है जिसको सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलोमिक, सिलोमिक फ्लूइड। ये सिलोमिक फ्लूइड आप समझ गए होंगे, ये सिलोमिक फ्लूइड जिसको सिलोम का पता है ना, सिलोम, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। अब साथ साथ एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी। हमारी इंसानों की एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है इसको समझने के लिए। ये जो हमारा पोर्शन है नीचे, तो थाइस को छोड़ दें, हमारी बॉडी के अंदर खाली जगह कहाँ है। आप कहेंगे हमारी बॉडी में लंग्स रखे हुए हैं सर, लंग्स के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है ना सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लंग्स, हार्ट, ये वो, भैया अल्लाह ताला ने अंदर रखे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, तो कोई खाली जगह तो होगी ना, सोचने की बात है। खाली जगह है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो स्पेस है सारा का सारा ये अंदर से खाली है। इस खाली स्पेस के अंदर क्या क्या रख दिया, इसमें लंग्स रख दिए, इसमें हार्ट रख दिया, इसमें स्टमक रख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, सब इस खाली डब्बे में भर दिया गया। अब ये बन गया हमारा, ये जो खाली डब्बा है इसको कैविटी कहते हैं, इसको सिलोम कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही सिलोम जो है वो इनके पास भी है, अर्थवर्म के पास भी है। अब ये सिलोम अगर होगा तो उसमें होगा क्या, एक फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा, इसी फ्लूइड को हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। समझ में आ गई बात। आप एग्जाम्पल जहन में रखेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी। सिलोम समझ जाइए, बॉडी कैविटी, कैविटी खाली जगह को कहते हैं। इस तरह ये हमारी है, और हमारी कैविटी के अंदर क्या मौजूद है, हमारी कैविटी में जो है वो लंग्स मौजूद हैं, हार्ट मौजूद है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, मेटानेफ्रीडिया, एक्सक्रीशन क्या है, डाइल्यूट यूरिन, और कहाँ से आ रहा है, ये सिलोमिक फ्लूइड से आ रहा है। इस अर्थवर्म की जो बॉडी कैविटी है, जो सिलोम है, उसमें एक फ्लूइड मौजूद है, और उसके अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स में बन रहे हैं, वो सेल्स में से बनने के बाद इस सिलोमिक फ्लूइड में आ जाते हैं। यही सिलोमिक फ्लूइड जो है वो आगे चला जाता है मेटानेफ्रीडिया के पास। मेटानेफ्रीडिया में से जब ये सिलोमिक फ्लूइड गुजरता है तो मेटानेफ्रीडिया क्या करते हैं कि सिलोमिक फ्लूइड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को, यूरिया को, अमोनिया को, इनको क्या करते हैं, इनको फिल्टर कर देते हैं, इनको रोक लेते हैं, और छान के साफ करके सिलोमिक फ्लूइड जो है वो मेटानेफ्रीडिया से दूसरी साइड पे निकल जाता है। आगे मेटानेफ्रीडिया जो है क्या करते हैं, इस डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में अर्थवर्म की बॉडी से ये रिमूव आउट हो जाता है। ठीक हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो है कॉकरोच की एग्जाम्पल आ गई, इसको भी ज़रा देखें। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास कॉकरोच की। कॉकरोच, अच्छा इसमें हमारे पास क्या है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ये आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, किडनीज। हाँ, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स के सामने रखेंगे, आप भटकेंगे नहीं। तो कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आगे क्या है इसके अंदर, ये जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो क्या है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, यूरिक एसिड पैलेट्स, छोटी छोटी गोलियां ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पैलेट्स का मतलब होता है गोलियां। अब देखा आपने, यूरिन जो है वो इस शक्ल में नहीं निकला, हमारा यूरिन जो है वो डाइल्यूट है। उसके अलावा हमने जो अभी देखा प्लेनेरिया का, अर्थवर्म का, उनका यूरिन भी जो है वो डाइल्यूट है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। लेकिन कॉकरोच का जो यूरिन है वो सॉलिड फॉर्म में, यूरिक एसिड पैलेट्स की शक्ल में, छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में। ये माइक्रोस्कोपिक होती है, आपको नज़र भी नहीं आएंगी। कॉकरोच जहाँ होते हैं वो डॉट्स की शक्ल में होते हैं, बस छोटी छोटी। ठीक है, अच्छा ये आते कहाँ से, ये आते हैं होमोलिम्फ, एक ऐसा लिक्विड है मौजूद,
ये आपकी बुक के अंदर जो ना स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है, ज़रा उसको सही कर लीजिएगा। ये होमोलिम्फ लिखा हुआ है, ये होमोलिम्फ है एक्चुअली, होमोलिम्फ। कहाँ से आ रहे हैं ये यूरिक एसिड पैलेट्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? होमोलिम्फ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। होमोलिम्फ क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। फ्लूइड इक्विवेलेंट टू ब्लड, इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ये फ्लूइड है इक्विवेलेंट टू ब्लड, ये ब्लड के बराबर समझा जाता है। ब्लड नहीं है, याद रहे, कॉकरोच के अंदर, ठीक है। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉकरोच के सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल्स से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट किस में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं इसके अंदर, हीमोलिम्फ के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर जमा होते जा रहे हैं। यही हीमोलिम्फ, ये जो फ्लूइड है, ये कहाँ जा रहा है? ये इसके पास आ रहा है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स में जब ये हेमोलिम्फ फ्लूइड आ रहा है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या कर रही हैं? वही जो हमारे काम हमारी बॉडी में किडनीज कर रही हैं, कि ये फ्लूइड जब इन मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स से गुजरता है तो इस फ्लूइड के अंदर, हेमोलिम्फ के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं और छन के साफ होकर ये हेमोलिम्फ मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स की दूसरी साइड से निकल जाता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फिर इस मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर कैसी शक्ल इख्तियार करते हैं? क्या लिक्विड की या सॉलिड की? सॉलिड की। किस शक्ल में? क्या कहते हैं उस सॉलिड को? उसको कहते हैं यूरिक एसिड पैलेट्स। ठीक हो गया भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? लास्ट जो है वो वर्टिब्रेट की बात आ रही है। वर्टिब्रेट्स किनको कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवरों को, जैसे कि हम हैं वर्टिब्रेट्स में। ये जो अभी तक आपने एग्जाम्पल देखी थी, आपने प्लेनेरिया की एग्जाम्पल देखी, अर्थवर्म की एग्जाम्पल देखी, कॉकरोच की एग्जाम्पल देखी, ये इनवर्टिब्रेट्स से, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं है, जो रीढ़ की हड्डी नहीं रखते। अब हम ज़रा वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन है। इसमें इंसान आ जाता है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है इंसान है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लॉयन है, काऊ है, ये सब हैं। तो इसमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसमें किडनीज़ हैं। क्या है इसमें? किडनीज़ हैं। अच्छा, एक्सक्रीशन किस चीज़ की हो रही है इसके अंदर? एक्सक्रीशन इसके अंदर अमोनिया की हो रही है, यूरिक एसिड की हो रही है, यूरिक एसिड की हो रही है और यूरिया की हो रही है। किस शक्ल में हो रही है? यूरिन की शक्ल में हो रही है। किस शक्ल में हो रही है? यूरिन की शक्ल में हो रही है। और कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? ये ब्लड से आ रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसकी डिटेल्स में शुरू में ही बता चुका हूँ सारी की सारी। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया था कि ये वीडियोस हैं ज़िद्दी बच्चों के लिए। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बायो आसान नहीं है, बायो मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, मुझे भी देखें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए। नोट्स बनाने पड़ रहे हैं ताकि सारी चीज़ें, अब मैं सुपरमैन तो हूँ नहीं भाई, आयरन मैन नहीं हूँ मैं, सब कुछ अपने जहन में थोड़ी ना रख सकता। ठीक है, प्लस ये कि मेरी तो सेहत भी ठीक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रखता ही हूँ, लेकिन अभी भी नोट्स बना के मैंने एहतियातन रख लिया ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। डेफिनेशंस होती हैं ना, उन पर एहतियात करनी पड़ती है। तो वर्टिब्रेट्स में इंसान आ गया। इंसान में कहाँ से आ रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट? ब्लड में से आ रहा है। ब्लड में कहाँ से आ रहा है? सेल्स से आ रहा है। सेल्स में कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सेल्स के अंदर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेल्स से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल के ब्लड में आ रहे हैं। ब्लड आगे लेके उनको कहाँ लेके जा रहा है? ब्लड जो आगे किडनीज़ के पास लेके आ रहा है। किडनीज़ इस ब्लड को फिल्टर कर रही हैं और फिल्टर करके ये अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया और पानी मिक्स करके क्या बना रही है? किडनीज़ यूरिन बना रही हैं और यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला जो हमारी वीडियो है इसके अंदर वो मैं बता दूं आपको पहले, पार्ट 4 जो बनने जा रहा है वो होगा हमारे पास होमोस्टेसिस इन मैन। हम ख़ास तौर पे अब अगला वीडियोस जो डिस्कस करेंगे वो इंसान के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसी के ऊपर ख़ास तौर पे 4-5 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनेंगी। अब कमर कस के आइएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।